हम आज AK साहनी और असीम साहनी के चैम्बर में हैं, कोर्ट में। आज असीम साहनी, जिनके आदरणीय पिता भी जाने माने वकील हैं, उन्होंने एक नया न्याय के लिए काम किया है। एक व्यक्ति की जेल में आत्महत्या हो गई थी या हत्या हो गई थी, ये बात उठी थी। उनकी पत्नी जो उत्तर प्रदेश के रहने वाली प्रयाग से, उन्होंने केस किया था और असीम साहनी को बनाया था वकील, और वो ऑनरेबल जज ने मान लिया है कि FIR लगाई जाए। संभवतः ये पहली बार हुआ है कि क्राइम जो केस है जांच के लिए, वो ऑनरेबल जज ने कहा है जेल के अंदर ये हत्या है, ये आत्महत्या। असीम साहनी साहब, बहुत धन्यवाद। पिछले कार्यक्रम में जिक्र हुआ भी, आपसे जानना चाहूँगा कि एक आपने फिर न्याय दिलवाने के लिए जो आपका काम होता है, सकारात्मक अपने भाते हुए आपने ये केस में एक नया टर्न दे दिया है कि जो आपका मुवक्किल जो भी कह रहा था कि इसमें कहीं ना कोई डाउट है, और ऑनरेबल जज साहब ने इंक्वायरी की है। दर्शक जानना चाहेंगे सारा मामला। मैं थोड़ा सा आपको पहले से ब्रीफली बता दूं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। ये जो डिसीज्ड हैं, जो इमरान साहब, ये AGE रैंक पे थे, जिसको हम MES में थे, जिसको ऑलमोस्ट XCN रैंक होता है। और इल्ज़ाम इन पे ये लगा था कि CBI ने इनको और इनके साथ एक JE था गंगवार साहब, महेश चंद्र गंगवार, उनको रंगे हाथों पकड़ा था रिश्वत लेते हुए, और उस केस में इनको रंगे हाथों वाले केस में पकड़ के गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करके उनको वक्त ब वक्त रिमांड होती है, पुलिस रिमांड, CBI रिमांड के बाद जुडिशल रिमांड में उनको भेज दिया गया। वो यहाँ जेल में थे, डिस्ट्रिक्ट जेल में बंद, और अचानक अम्फाला में थे। हाँ, अम्फाला डिस्ट्रिक्ट जेल में थे। और क्योंकि कोविड के वो प्रोटोकॉल्स थे, उस सिलसिले में ये फ़ोन पे बात कराते थे हर कैदी को, या अंडर ट्रायल को, या डेटिन्यू को ये बात करवाते हैं, उनकी फैमिली से टेलीफोन पे करवाते थे। उन्हीं दिनों वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन हटी और मिलना मिलाना भी शुरू हो गया। तो मेरे पास जो मुकदमा करने वाली आई हैं वो उनकी बेवा हैं, गुलनाज वहीद जी, उनकी वाइफ हैं। जैसे आपने बताया, ये पीछे से प्रयागराज के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के, UP के। तो ये फैमिली वहाँ को बिलोंग करती है। यहाँ ये पोस्टिंग पे थे, सतवारी पे क्वार्टर में रहते थे। तो चलो, उनके साथ मुकदमा सही बना कि गलत बना, उनके ऊपर ये मुकदमा बन गया। अब आ गई, वो बेल के लिए कोशिश कर रहे थे। मैं उनका वकील नहीं था उस समय, बेल के लिए कोई और था। तो उनकी वाइफ उनसे बार बार बात करती होगी कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और उनसे बातचीत तो जैसे पति से पूछती है, सहारा देना कि आप ठीक हैं, सेठ ठीक है, और कुछ चाहिए तो नहीं। तो उन्होंने कुछ फ़ोन पे एक दो बातें बताई कि मैं कुछ डिस्कम्फर्ट फील कर रहा हूँ जेल में, कि मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा, और जो मेरे साथ रखा गया है बंदा, या जो जिस पर भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, तो वो हमने कंप्लेंट भी लिखा है। तो ऐसे ऐसे उनकी वाइफ को थोड़ा सा शक जागा। उन्होंने कहा कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़े दिन की बात है, हाई कोर्ट में हम गए हुए हैं, जैसे दिलासा देती है। थोड़े दिनों बाद वो मिलने भी गई, फिर जेल में उनकी टर्न आ गई, क्योंकि वो कोविड प्रोटोकॉल ईज आउट हो गए, मिलाना शुरू कर दिया ना। तो वो मिलकर भी आई। मिलने में भी उन्होंने शायद कुछ बातों का खुलासा किया, जो मैं अभी आपके दर्शकों को नहीं बता सकूंगा, क्योंकि ये गवाही की बात है, ये कॉन्फिडेंशियली बताएंगे, आईओ को बताएंगे। तो उन्होंने कुछ बातें उनको बताई। तो अब जैसे जो भी बात बताई, वो घबरा गई। उन्होंने कोशिश की कि जल्दी हो जाए, कुछ हो जाए। अपने लॉयर से बात की होगी कि बेल करवा दो, उनकी कोई कंडीशन ठीक नहीं है, या अंदर उनके साथ कुछ भी हो सकता है, हादसा हो सकता है, उनको वहाँ रखा गया है। तो देखिए, पहले सबसे ज़रूरी जो समझना है वो ये है कि क्या जेल में बाथरूम्स ऐसे होते हैं या कमरे ऐसे होते हैं कि कोई आदमी अपने आप को टांग के मर सके? आंसर इज़ नो। इस किस्म से तभी सलाखें होती हैं। क्यों ओपन सलाखें होती हैं, बंद कमरे नहीं होते, हुक्स नहीं होती? क्योंकि कोई भी आदमी जो है फ्रस्ट्रेशन में, या कैदी कह लीजिए, ये तो अरेस्ट में थे, अभी बेल के चांसेस होते हैं। 7 एक्ट में कोई ऐसा नहीं है 3 महीने 4 महीने 6 महीने में हमने कहीं बेल्स करवाई है, तो ऐसा नहीं था कि बेल होती नहीं है। पॉक्सो में हो जाती है, या रेप में केसेस में बेल हो जाती है। तो वो घबराने की बात नहीं होती, कि इसलिए कि कोई आदमी फ्रस्ट्रेट होकर आत्महत्या ना कर ले। तो उन्होंने ऐसे पैरामीटर रखे होते हैं। उसको इलास्टिक वाला पैजामा पहनने को दिया जाता है, या खाने के टाइम ऐसे ही आता है, कोई शार्प ऑब्जेक्ट नहीं होता, कोई सिगरेट लाइटर नहीं होता, कुछ नहीं होता, कि कोई आग ना लगा ले, कोई अपने साथ कोई हादसा ना हो जाए, दूसरे के साथ ना कुछ कर दे। तो ये प्रोटोकॉल मैंडेटरी होते हैं फॉलो करना अंडर जेल मैनुअल एंड जेल रूल्स। अब एक दिन पता चलता है, अचानक इनको गुलनाज जी को फ़ोन आता है कि आपके पति की तबीयत ख़राब है, आप GMC पहुँचे। वो घबरा जाती हैं, आती बत्ती हो जाती हैं कि क्या हो गया मेरे पति को, अभी तो बात करके आई हूँ मैं 2 दिन पहले। तो वो GMC पहुँचते हैं, साथ में कोई कलीग भी थे उनके, वो उनको भी लेके जाते हैं। तो GMC में वो जो चौकी ऑफिसर है, वो उनको बताता है कि मैडम इनकी तो डेथ हो गई। अभी पूछती हैं कैसे हुई डेथ? नेचुरल डेथ है, अननेचुरल डेथ है, हर आदमी पूछना चाहेगा। तो पहले गोलमोल चलता रहता है। बाद में पुलिस वर्शन कहीं से, अखबार से या सोशल मीडिया के जरिए पता चलता है कि नहीं जी, उन्होंने आत्महत्या कर ली। इनको तो शक तो पहले ही था कि पति मुझे पहले ही बता रहा था कि मेरे साथ कुछ हो सकता है। तो वो चीज़ इनकी स्ट्राइक कर गई। इन्होंने जाके पुलिस वालों को बोला कि ये ऐसा हो नहीं सकता, वो आप इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए प्रॉपर। आप मानेंगे ये फरवरी मार्च की बात है, और होता क्या है कि
175 सीआरपीसी के ज़ाब्ते हैं, जिसमें जहां डेथ हो जाती है या सुसाइड हो जाती है तो आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये सुसाइड है कि नेचुरल डेथ है, हार्ट अटैक से आदमी मरा है या सुसाइड है। क्योंकि दो किस्म के होता है। देखिए, हार्ट अटैक आया, आदमी को चक्कर आया, वो गिर गया, गिरते ही उसके कोना शीशे का या सोफा या कोई चीज़ लग गई मुंह पे। अब ये पोस्टमार्टम में निकलता है कि पहले किसी ने मारा उनको माथे पर या सिर पर, उससे वो बेहोश होकर मरे, या बेहोश हो गए और फिर बॉडी उनकी गिरी और वो मरे। उसको कहते हैं पोस्टमार्टम एंड प्री मॉर्टम इंजरीज। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है, डॉक्टर्स बताते हैं। तो इसलिए तब तक ये 174 की कार्रवाई की जाती है। बाद में जब डॉक्टर्स बता देते हैं कि हाँ, ये जहर से मरे, पेट में ये निकला, या फांसी से मरे, या गर्दन टूटी, खुद को फांसी लगाने वाले की गर्दन ऐसे टूटती है और जो गला घोटे उसकी ऐसे टूटती है, स्ट्रैंगुलेशन अलग होती है। तो ये चीज़ें हमें मेडिकल साइंस में पढ़ाई जाती हैं और मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस जिसे कहते हैं, जो हम लोग क्रिमिनल साइड पर प्रैक्टिस करते हैं, हमें थोड़ा सा आइडिया होता है कि हड्डी ऐसे कटेगी तो ऐसे होगा, ऐसे टूटेगी तो ऐसे होगा। तो जब हम इन फाइंडिंग्स पे वर्कआउट कर रहे थे, उनकी वाइफ भी वर्कआउट कर रही थी, तो ये उनको कहीं ना कहीं ये हो गया कि ये सुसाइड नहीं है, या ये मर्डर है, या ये एबेटमेंट यू सुसाइड है, किसी ने उकसाया है कि मर जाओ वरना मार दूंगा, तेरे कपड़े खोल दूंगा, तुझे रात को मैं ऐसे करूंगा, तो उसमें हो गया। कई बार जेल में होता है। और या उसके साथ ऐसा हुआ कि उसको मार के टांग दिया गया। तो ये 3-4 या जब आ जाए तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो जाता है। और हुआ क्या, देखिए मजेदार बात, जो रोशनदान हार्डली 6 फीट या 5 फीट कुछ पे है, उस रोशनदान के साथ दीवार है, आदमी अपने आप को अपने नाड़े के साथ रोशनदान में टांग लेता है और दीवार की सपोर्ट के साथ लटक जाता है और मर जाता है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? जब आपके पीछे सपोर्ट आ रही है कोई, तो आप कैसे लटकोगे? तो ये मैटर ऑफ प्योर इन्वेस्टिगेशन था, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन था। और वो भी तो ये मैडम जो हैं, ये जाती हैं, जो हम जिसे सस्पेक्ट कर रहे हैं, जो को अक्यूज है इनका, एजी साहब का, इनको पूछती हैं कि जी आप कहाँ थे? वो कहता है मैं तो दूसरे बैरक में था, जो मुझे इंस्ट्रक्शन थे, जो मैंने कोर्ट में बहस की। फिर वो बेल आउट हो जाता है थोड़े दिनों में। फिर उसको मिलने जाती हैं कि आप अंदर थे, आप आखिरी आदमी थे जो मिल रहे थे, आपके साथ था, बताओ क्या हुआ? तो पहले वो कहता है कि नहीं जी मैं तो बैरक में नहीं था। बाद में ये जेलर को जाके मिलती हैं, जेलर कहता नहीं ये दोनों एक ही बैरक में थे। फिर वो कहता है कि नहीं जी मुझे नहीं पता वो कहाँ गया, बाथरूम में गया। वो कहते हैं नहीं जी रात दिन में तो ये उनके साथ ही था। फिर वो कहते क्योंकि दोपहर का वाक़या है। फिर वो कहती हैं कि जी कहता है कि मैं तो दोपहर को सो रहा था, मुझे क्या पता वो उसके साथ क्या हुआ। फिर जेलर को पूछा जाता है, जैसे क्रॉस चेक होता है, जेलर कहता है कि नहीं भाई हम तो दोपहर को सोने नहीं देते किसी को, शेड्यूल है वहाँ पर। तो जब इनको शक जागा कि एक को अक्यूज जो उस बैरक में था, पहले कहता है मैं बैरक में नहीं हूँ, फिर कहता है कि नहीं मुझे पता नहीं है, तो बार बार झूठ क्यों बोल रहा है, ऐसी क्या बात है, क्या वजह है? तो इन्होंने जाके पुलिस में एसएचओ साहब को बोला कि सर आप तफ्तीश कीजिए, हम तो जेल में जा नहीं सकते, इसमें जेलर को पूछना है, को अक्यूज़ को पूछना है, जो उस बैरक में 8-10 लोग थे, किन के साथ बात करता था, वो परेशान क्यों था, क्योंकि आखिर में तो पत्नी को उसने बताया और बाकियों को बताया कि मैं परेशान था। तो वो हो गए विटनेसेस, मेडिकल साइंस हो गई एविडेंस, अब शक हो गया सस्पिशन। तो ये सारे जब उस डॉट्स जुड़ने लगे, क्रिमिनल लॉ में हमें डॉट्स जोड़ने होते हैं, इन्वेस्टिगेटर्स ने भी यही करना होता है। तो हमने जाके गुहार लगाई सर आप इसमें तफ्तीश तो कीजिए। तो एसएचओ साहब की तरफ से जवाब आता है कोर्ट में कि नहीं इसमें तो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं जो 174 की है। इंक्वेस्ट का लॉ ये होता है कि इंक्वेस्ट कैन नॉट बी अ बार टू रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर। यही मैंने जज साहब के पास बहस की, स्पेशल एक्साइज मोबाइल मैजिस्ट्रेट हैं हमारे उमेश शर्मा साहब, उनको मैंने यही बताया सर एक तो कस्टडी में जब डेथ हो तो इंक्वेस्ट मैजिस्ट्रेट नहीं करता, तहसीलदार नहीं करता। यहां तहसीलदार विजय शर्मा साहब को इंक्वेस्ट दी है, 3 महीने से मुझे नहीं लगता वो फाइल इधर से उधर भी गई है, उसमें कोई बयान भी रिकॉर्ड हुए। आप समझ सकते हैं मैजिस्ट्रेट, अब तहसीलदार साहब क्या इंक्वेस्ट करेंगे और क्या उनको रेवेन्यू का पता है और क्या क्रिमिनल लॉ की समझ होगी। लेकिन हमने जज साहब को बताया कि सर क्योंकि हमें अब सेंट्रल सीआरपीसी एप्लीकेबल है तो वो 175(1)(a) में एक तो इंक्वेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने करनी होती है। जब भी मौत आपकी जेल में हो, कस्टडी में हो, नेचुरल अननेचुरल, वो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने करनी है। तो पहले तो यहां गलत किया, पुलिस ने किया या डीसी ने गलत किया। लेकिन साथ ही मैंने कहा मुझे अब मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी को नहीं चाहिए, मुझे एफआईआर चाहिए। मैंने जज साहब को यहां एक्साइज मोबाइल मैजिस्ट्रेट के पास जब बहस की, मैंने कहा सर ये हाई कोर्ट का, मैंने सोमराज तरोज की एक जजमेंट थी जिसमें कोइंसिडेंटली मैं ही पेश हुआ था जब मैं सरकारी वकील था। तो मैंने कहा सर ये हाई कोर्ट ने लॉ ऑलरेडी सेटल किया हुआ है कि इंक्वेस्ट अगर चल रही है या नहीं चल रही, लेकिन आप पर्चे को नहीं रोक सकते। पर्चा एक अलग चीज है, इंक्वेस्ट एक अलग चीज है। और जबकि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और साबित हो गया है कि इट इज अ डेथ, नॉट अ नेचुरल डेथ बट अ डेथ बाय स्ट्रैंगुलेशन और बाय हैंगिंग। तो ठीक है, तो वो हैंगिंग कितनी हाइट थी, कितनी नहीं थी, आपका क्राइम सीन क्या था, वो लटकाना होता है, फिर वो देखना होता है, वो डम्मी को लटका के देखना होता है। फिर इतनी वेट वाला आदमी मर सकता है, इतनी हाइट वाला आदमी 6 फुट के रोशनदान पे मर सकता है कि नहीं मर सकता? ये तो ऐसे हुआ कि अपने कपड़े टांगने वाली हुक पे आपने अपने आप को लटका लिया, हो सकता है कभी ऐसे? तो ये चीज़ें देखनी होती हैं, वो हुक क्यों नहीं टूटी, आपका वो नाड़ा क्यों नहीं टूटा, तो पहले वो सब चीज़ें जब्त होती हैं। फिर जो तीसरी चीज़ हमने कहा कि वो सर जो सामान पूरा आया बॉडी के साथ, उसमें वो कपड़े नहीं आए जो बीवी कहती मैंने दिए थे जेल में, वो कपड़े भी मिसिंग हैं कहीं।
तो ये चीज़ें इन्वेस्टिगेटर के लिए है, इन्वेस्टिगेशन करना, और अगर फेयरली की जाए इन्वेस्टिगेशन तो मेरे ख्याल से सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन पहली मुश्किल तो हमारे लिए थी FIR लगवाना, वो आपने लगवा दी। अब वो जज साहब ने कल मेहरबानी की, वो ऑर्डर अनाउंस किया। उन्होंने ये कहा कि ये पूरी जजमेंट 7-8 पेज का ऑर्डर है, उसमें उन्होंने पूरा डिस्कस किया कि इंक्वेस्ट में क्या होता है, इंक्वेस्ट का क्या स्कोप है, इन्वेस्टिगेशन का क्या स्कोप है, और फाइनली कोर्ट ने मेरी दलीलों को मानते हुए कहा कि यस ये ठीक कह रहे हैं हाईकोर्ट का हवाला देकर कि इंक्वेस्ट करनी है, और उन्होंने SHO पक्का आनंदा को डायरेक्शन दे दी कि आप पर्चा रजिस्टर कर लीजिए। अब आगे होपफुली अगर किसी अच्छे प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर को दिया जाता है या कोई टीम बनती है, SSP साहब अच्छी टीम बनाते हैं, तो मेरे ख्याल से सच्चाई सामने आ जाएगी, चाहे वो को अक्यूज है, चाहे वो जेल का कोई आदमी है, जो भी आदमी है, पुलिस का आदमी। आपने एक अच्छे लॉयर का जो फर्ज निभा दिया, और मुझे पूरी उम्मीद है आगे जैसे इसकी इंक्वायरी चलेगी, बहस होगी, फिर हम आपको तकलीफें दर्शक तक सच्चाई पहुंचाएंगे, क्योंकि दर्शकों के असेंबली मालूम है सबसे पहले जब आत्महत्या या हत्या हुई, हमने सबसे पहले जेल के मीडिया ने रात बिल्कुल सबसे पहले आपने ही वो हमारा था। आपने भी पिछले एपिसोड में कहा था, आपका बहुत धन्यवाद। इस केस पर हम आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। दर्शकों यही इजाजत है, नमस्कार। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.